पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, मेरा नाम ज्ञानेश्वर है और आपने देखना शुरू किया है लाइव सिटीज। मेरे साथ रोज की तरह दिल्ली से जुड़ रहे हैं देश के जाने माने सीनियर जर्नलिस्ट अजीत द्विवेदी जी। अजीत जी, महागठबंधन और एनडीए ब्लॉक की चर्चा तो हम लोग करते ही रहते हैं बिहार चुनाव के संदर्भ में, लेकिन आज बिहार में तीसरी शक्ति बन गई है, यह मानने से इनकार नहीं किया सकता है, क्योंकि 2020 के चुनाव में भी चिराग पासवान तीसरी शक्ति के रूप में ही दिखाई पड़ रहे थे। फायदा कितना, नुकसान कितना, चिराग पासवान को क्या मिला, नीतीश कुमार का क्या बिगड़ा, 2020 का परिणाम सामने है। तो चिराग पासवान तो अब पहली और दूसरी शक्ति जो भी कह लें एनडीए को, उसमें समाहित हो चुके हैं, लेकिन प्रशांत किशोर एक नई शक्ति बनकर उभरे हैं और यह सच है, चाहे जिसे प्रशांत किशोर के विरोधियों को या दूसरे दल के स्थापित नेताओं को बुरा लगे, लेकिन सच यह है कि प्रशांत किशोर से आज सभी डर रहे हैं। जो खौफ पैदा हो गया है कि प्रशांत किशोर क्या करेंगे 2025 के चुनाव में। पटना के गांधी मैदान में उनकी रैली भले ही सुपर फ्लॉप हुई, लेकिन जिलों में जिस तरीके से बिहार बदलाव यात्रा में लोग जमा हो रहे हैं, दूसरी पार्टियों के लोग दंग हैं कि इस भीषण गर्मी में घंटों की देरी के बाद भी प्रशांत किशोर पहुंच रहे हैं। लोग उन्हें सुनने और देखने के लिए जमा रहते हैं। तो दूसरे गठबंधन, जो पहला और दूसरा गठबंधन है, उनके नेता यह पता करने में लगे हुए हैं कि आखिर क्या बस है, यह कौन सा कारण है कि प्रशांत को लोग देखना चाहते हैं, सुनना चाहते हैं, जानना चाहते हैं। इसका मतलब कहीं ना कहीं छटपटाहट तो है ही, और प्रशांत किशोर चुनौती भी दे रहे हैं। चुनौतियां तो वह देते ही रहते हैं कि भाई हमारे खिलाफ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बोल सकते हैं, हमारे खिलाफ मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल बोल सकते हैं, विधान पार्षद बोल सकते हैं, किसी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष बोल सकते हैं, लेकिन जिन्हें बिहार विधानसभा का चुनाव लड़ना है, जो जीते हुए विधायक हैं या फिर जो चुनाव लड़ने को मैदान में आ रहे हैं दोनों गठबंधनों से, वह मेरे खिलाफ बोलने का साहस नहीं कर सकते। दे मुझे चुनौती, क्योंकि प्रशांत किशोर कह रहे हैं, और यह बात सच भी है कि चाहे आप किसी भी गठबंधन में बात कर ले, हर व्यक्ति यह पूछना चाहता है, जानना चाहता है कि फला विधानसभा क्षेत्र से प्रशांत किशोर का प्रत्याशी कौन हो सकता है। और इस डर और खौफ को प्रशांत किशोर ने समझा है। हमारी जानकारी यह है कि प्रशांत किशोर पहले जून या जुलाई महीने में ही उम्मीदवारों की घोषणा करने वाले थे, लेकिन अब नई रणनीति पर काम हो सकता है, क्योंकि दो मंझे हुए राजनीतिज्ञ जनसुराज में आ चुके हैं। उदय सिंह राष्ट्रीय अध्यक्ष बन चुके हैं और आरसीपी सिंह ने भी अपना काम शुरू कर दिया है। तो यह माना जा रहा है कि नहीं, थोड़ा इंतजार करना चाहिए, इतनी जल्दी उम्मीदवारों का ऐलान नहीं किया जाना चाहिए। लेकिन इसके साथ एक खतरा भी है अजीत जी, कि देखिए, जो दोनों गठबंधनों में टिकट की दावेदारी कर रहे हैं, उनके बीच, या यूं कहे कि वह अपने गठबंधन के सुप्रीमो को डरा रहे हैं। यदि आपने टिकट नहीं दिया तो जनसुराज से टिकट हासिल कर लेंगे और आपके उम्मीदवार को चुनाव हरा देंगे। तो प्रशांत किशोर को हो सकता है ऐसे उम्मीदवारों से, दावेदारों से तात्कालिक लाभ मिल जाए, लेकिन वह राजनीति में लंबी लकीर नहीं खींच पाएंगे। और यदि इनमें से कुछ जीत भी गए तो क्या वे अपने साथ उन्हें बांध रख पाएंगे? अकेले जमा खान भी जीते थे बसपा से, अकेले राजकुमार सिंह भी जीते थे लोजपा से, मटिहानी से, रहे क्या? हा? और 2005 का चुनाव आपने देखा है, रामविलास पासवान के कितने विधायक आ गए थे, लेकिन क्या हुआ था? तो ये जो मौसमी हैं, जो कहा जाता है ना कि पेड़ में पत्ते जब तक अपने रंग में रहते हैं वह टिके रहते हैं, लेकिन जैसे ही पत्ता का रंग बदलता है वह झड़ जाता है। तो प्रशांत किशोर को इस पर भी ध्यान देना होगा, लेकिन प्रशांत किशोर का खौफ और प्रशांत किशोर की मेहनत की भी लोग दाद दे रहे हैं कि बाकी सारे नेता जो इस भीषण गर्मी में घरों से निकलने से बच रहे हैं, वह दिन और रात गर्मी में पसीना बहा रहे हैं, पसीने से लथपथ होते हैं, थकते नहीं हैं। चाहे रात के 12 बजे, चाहे रात के 2 बजे, वह गंतव्य तक पहुंच ही रहे हैं। प्रशांत किशोर का यह खौफ, आप क्या मानते हैं बिहार चुनाव के संदर्भ में अजीत जी? देखिए ज्ञानेश्वर जी, ये एक बड़ा बड़ा सवाल है। मतलब हम लोग अभी जो चर्चा कर रहे हैं, ये
ये बिहार चुनाव के डिफाइनिंग मोमेंट को लेकर के हम लोग चर्चा कर रहे हैं। डिफाइनिंग जी। मोमेंट हम इसको कह रहे हैं। ये हाँ। बिहार चुनाव की एक की धारा बदलने और बिहार की सारी राजनीति को बदल देने वाली चीज पर हम लोग चर्चा कर रहे हैं। ये रूटीन की जी। चर्चा का विषय नहीं है कि आज किसी ने अमुक भाषण दे दिया, हम लोग उस पर अपनी बात कर लिया, हम लोगों ने उस भाषण की व्याख्या कर ली, उसको डिकोड कर दिया। ये बिल्कुल। समूचे राजनीति को डिकोड करने वाली बात है। हम्म। आपने कहा ना कि चिराग पासवान पिछली बार तीसरी ताकत के तौर पर लड़े थे, लेकिन वो उनकी अपनी ताकत नहीं थी। वो एक तीसरा बिल्कुल। कोण बनाने का उन्होंने प्रयास किया था, जिसके लिए उनको पीछे से भारतीय जनता पार्टी की परोक्ष मदद मिल रही थी। वो एक तरह का भीतरघात था, एक तरह की राजनीति का पार्ट था, जो एनडीए के भीतर की राजनीति का पार्ट था। हम मानते हैं कि 20 साल के बाद पहली बार एक तीसरा कोण बन रहा है, एक तीसरी ताकत बिहार में बन रही है 20 साल के बाद। जी, बिल्कुल। 20 साल पहले 2005 में रामविलास पासवान जो नई पार्टी बना करके चुनाव लड़े थे, वो एक तीसरी ताकत का आखिरी चुनाव था। उसके बिल्कुल। बाद कोई सचमुच वास्तविक तीसरी ताकत नहीं आई बिहार में। उसके बाद चुनाव बहुत पोलराइज होता गया, पूरी कंट्री में होता गया। और इसलिए हम ये बता रहे हैं, यहाँ से शुरू कर रहे हैं, क्योंकि एक हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव समझने की जरूरत है बिहार की राजनीति को। आप जब समझना चाहते हैं तो 20 साल में पहली बार 20 साल में लगातार दो ध्रुवों की लड़ाई होती रही, एकदम एनडीए वर्सेस महागठबंधन या बीजेपी। कांग्रेस भी जब अलग हुई तो वो कोई तीसरा कोण नहीं बना सकी थी, कांग्रेस कोई तीसरी ताकत के तौर पर नहीं लड़ सकी थी। हम उसको महागठबंधन के अंदर की पॉलिटिक्स कहते हैं, वैसे ही जैसे चिराग की राजनीति को हम एनडीए के अंदर की पॉलिटिक्स कहते हैं। वो तीसरी ताकत की लड़ाई नहीं थी। आखिरी बार तीसरी ताकत की लड़ाई रामविलास पासवान ने लड़ी थी 2005 में। उसके पहले बिहार की राजनीति हमेशा मल्टी कॉर्नर रहती थी, बहुकोणीय लड़ाई होती थी। जब जनता दल का गठन हुआ था तब भी भारतीय जनता पार्टी एक ताकत थी, कांग्रेस बहुत बड़ी ताकत थी, और लेफ्ट की इतनी बड़ी ताकत थी जितनी देश के 3 राज्यों को छोड़ दे तो सबसे बड़ी ताकत बिहार में थी। बिल्कुल। त्रिपुरा और पश्चिम बंगाल और केरल को छोड़ करके लेफ्ट की सबसे बड़ी ताकत बिहार में होती थी। 37, 38, 40 विधायक जीते थे उनके। तो ये एक बड़ी ताकत लेफ्ट की भी थी। एक फिर उसके बाद समता पार्टी बनी हो, वो जनता दल बनी हो, भारतीय जनता पार्टी हो, कांग्रेस हो, लेफ्ट हो, ये हमेशा अलग अलग चुनाव लड़ते रहे और बहुकोणीय लड़ाई होती रही। 2005 के बाद नहीं होती थी बहुकोणीय लड़ाई। 2005 के बाद पहली बार पिछले 20 साल में राजनीति में तीसरी ताकत उभरी है, और प्रशांत किशोर उस तीसरी ताकत का नेतृत्व कर रहे हैं। तो ये पहली बार है। इसलिए एक तो इस पर्सपेक्टिव में देखें कि इससे कितनी चीजें बदल सकती हैं। हम 2005 की ही मिसाल लेते हैं ज्ञानेश्वर जी। देखिए लोगों में कितनी बेचैनी थी। लोग 15 साल से लालू यादव का राज देख करके, राबड़ी देवी का राज देख करके उबे हुए थे, और उनको बदलाव करना था। जब वो बदलाव पर उतरे थे तो नीतीश कुमार बीजेपी की ताकत भी थी, फिर भी लोगों ने रामविलास पासवान की पार्टी को 29 सीटें दी। बिल्कुल। तो इसका मतलब कि लोग बदलाव उस समय चाहते थे। वैसी व्याकुलता थी 15 साल के लालू यादव और राबड़ी देवी के राज के बाद। ठीक वही समानता भी दिख रही है कि नीतीश कुमार के 20 साल के राज के बाद फिर बदलाव की व्याकुलता दिख रही है लोगों में। और जब व्याकुलता दिख रही है उसी समय तीसरी ताकत का उदय हुआ है। और यदि देखिए जो बिहार बदलाव यात्रा की जो तस्वीरें आ रही हैं, यदि उन्हें हम डिकोड करते हैं तो छटपटाहट दिखती है, और वैसे मतदाता अधिक दिखते हैं, वैसे वोटर अधिक दिखते हैं, बिहार के लोग अधिक दिखते हैं। मतलब पहनावे से आप यदि देखें या फिर उनकी बातचीत से देखें, उनकी बोली से देखें, जो नीतीश और लालू दोनों से त्रस्त हो चुके हैं। और देखिए जो आपने कहा इतिहास की बात कही, यह तो देखिए कई चुनावों के बाद होने जा रहा है कि बिहार में कोई पार्टी जो किसी सरकार में नहीं रही, किसी सरकारी सुविधा का भोग प्राप्त नहीं किया, वह 243 सीटों पर पूरी मजबूती से चुनाव लड़ने जा रही है, और संसाधनों के मामले में भी कहीं से कोई अभाव नहीं खटकता दिख रहा है। कल मेरे पास जनसुराज के एक संभावित उम्मीदवार आए थे। वह जनसुराज की जो परिकल्पना है और जनसुराज का जो इलेक्शन डिजाइन है कि भाई प्रभारी नियुक्त कर दिए गए, वहां बूथ कमेटियां बन रही हैं, 51 लोगों की बूथ कमेटियां बन रही। मुझे नहीं पता नतीजा क्या होगा। प्रशांत किशोर 0 पर सिमट जाएंगे, 0 से 5 पर रहेंगे, 0 से 10 पर रहेंगे, कि 0 से 20 पर रहेंगे, सरकार नहीं बना रहे हैं और मुख्य विपक्षी दल की भूमिका में नहीं आ रहे, यह तो हम मान सकते हैं। लेकिन कुछ ना कुछ भूमिका तो होगी, चाहे जीत में या हार में। अजीत जी, देखिए उनकी राजनीति पर, उनकी अभी जो राजनीति होगी उनकी पार्टी की एक तीसरी ताकत के तौर पर, उस पर हम आ रहे थे। उसके पहले बिहार की जो अभी राजनीतिक स्थिति दिख रही है, हम उस पर अभी बात कर रहे थे कि बिहार की जो राजनीतिक स्थिति दिख रही है वो ये दिख रही है जो 2005 में थी।
व्याकुलता वैसी ही है जैसे 5 में थी। आज लोग व्याकुल हैं, छटपटाहट है, लोगों को बदलाव चाहिए है। तो हम जहां वो कह रहे थे कि इस बात को ऐसे भी कह सकते हैं कि बदलाव की व्याकुलता के बीच एक तीसरी ताकत उभर रही है, या फिर जी एक तीसरी ताकत उभरी है जिसने इस बदलाव की व्याकुलता को बढ़ा दिया है। बिल्कुल आप इस बात बिल्कुल। को ऐसे भी कह सकते हैं, क्योंकि प्रशांत किशोर ने बदलाव की बेचैनी को एक स्वर दिया, उन्होंने एक आवाज दी, उसको जी एक दिशा दी, उन्होंने एक बताया कि बदलाव अगर आप लोग चाहते हैं तो आप इस रास्ते से बदलाव संभव है। तो हम्म, ये एक उन्होंने एक ये भी कह सकते हैं कि सही समय पर एक सही ताकत का उदय हुआ, एक नई पार्टी का उदय हुआ, बदलाव बिहार में चाहिए है और उसी समय प्रशांत किशोर आए हैं। एक तो ये जी स्थिति बिहार की होगी, ओवरऑल स्थिति जो है, इसी स्थिति में तेजस्वी यादव को भी ये के लिए भी यही स्थिति है। हमने पहले भी बिल्कुल कई बार कहा कि ये संक्रमण का टाइम है। इस संक्रमण के समय में अगर तेजस्वी यादव सत्ता ले जाते हैं तो तेजस्वी यादव की सत्ता होगी आगे। अगर बीजेपी जेडीयू बचा ले जाते हैं तो उनकी सत्ता रहेगी आगे, फिर तेजस्वी यादव के लिए मौके खत्म हो जाएंगे। और अगर प्रशांत किशोर कुछ कर सकते हैं तो उनके लिए संभावना बनेगी बिहार की राजनीति। तो बिल्कुल। ये ओवरऑल बिहार की तस्वीर है। अब प्रशांत किशोर की राजनीति की जो आपने बात कही, तो अब बदलाव की बात, जो रामविलास पासवान जी की स्थिति थी 2005 में, उससे बहुत ही बेटर पोजीशन में प्रशांत किशोर इसलिए है क्योंकि बिल्कुल उनके पास एक बड़ा राजनीतिक अनुभव है हम्म, चुनाव के प्रबंधन का। वो चुनाव हम्म, लड़ाना जानते हैं, बहुत कायदे से चुनाव लड़ाना जानते हैं। और अब तो जब खुद ही लड़ रहे हैं तो हम लोग देख रहे हैं कि वो किस तरह से लड़ रहे हैं, कैसे जी कोई पार्टी बिल्ड होती है, कैसे कोई अब बिना एक शांत मौसम में, एकदम समुद्र शांत हो, उसमें कैसे ज्वार भाटा पैदा किया जा सकता है, ये प्रशांत किशोर कर रहे हैं। एकदम शांत मौसम में कैसे आंधी तूफान उठाया जा सकता है, ये प्रशांत किशोर कर रहे हैं। आप आंधी हो, उस आंधी में आए और चुनाव जीत करके चले जाएं, जैसे कई लोगों का हम लोगों ने देखा है, कई राज्यों की हम लोगों ने देखी है, बातें हो जाती हैं आंधी तूफान का। हम ममता बनर्जी से इसकी तुलना करेंगे कि ममता बनर्जी 2000 से 2001 से लगातार इस प्रयास में थी, कांग्रेस पार्टी छोड़ने के बाद अपनी पार्टी बनाई, लड़ती भिड़ती रही सड़कों पर, तो जाकर के 10 साल के बाद उनको सत्ता आई। उन्होंने एक आंधी पैदा की, एक ज्वार पैदा किया, एक बिल्कुल जमीनी स्तर पर एक आंदोलन पैदा किया। प्रशांत हम्म, किशोर उस तरह का काम कर रहे हैं। प्रशांत किशोर संगठन पहले के सामने कितनी चुनौतियां थी। एक बड़ी चुनौती थी कि 2 स्टैब्लिश्ड गठबंधन है जिनमें कोई हम्म, दरार नहीं हो रही है। दोनों एस्टैब्लिश गठबंधन के मुकाबले एक नई पार्टी खड़ी करनी है। पहली तो ये चुनौती थी, बिहार के बिल्कुल लोगों को तैयार करना था कि भाई इन दोनों के इतर भी दुनिया है, इन दोनों से हम्म, बाहर भी दुनिया है। फिर एक दूसरी चुनौती उनके पास थी कि संगठन बनाना था पार्टी का, हर जिले में संगठन खड़ा करना, प्रखंड में संगठन करना। उनकी एक तीसरी चुनौती उनकी अपनी जाति थी, जिसके बारे में कहा जाता था कि कोई पांडे कैसे राजनीति कर सकता है पार्टी बना करके, तो प्रशांत किशोर पांडे हैं। ये चुनौती थी एक उनके सामने। एक चौथी चुनौती उनके सामने, वो चुनौती उनको उस तरह से नहीं कहेंगे क्योंकि आपने कहा कि संसाधन की कोई कमी नहीं है, लेकिन कई बार हम देखते हैं कि संसाधन की बहुतायत भी जो है आपका हैंडीकैप बन जाता है। हमने अच्छे बिल्कुल लोगों को से सुना ये बात, हम लोगों ने सुनी ये बात कि भाई इतनी सभाओं में भीड़ इसलिए जुट रही है क्योंकि प्रशांत किशोर ने कहा हुआ है कि जिसको कैंडिडेट बनाएंगे उसको 1 करोड़ रुपया देंगे चुनाव लड़ने के लिए। तो हम्म। अब इस तरह की बातें भी लोग कह रहे हैं। तो संसाधन, कई बार संसाधन का प्रचार हो अब जाना तो स्थिति ये है, अब तो स्थिति ये है अजीत जी कि लोग रुपया खर्च करने को तैयार हैं कि टिकट जनसुराज का मिल जाए। और मिल देखिए जाए। आपने 4 चुनौती की बात कर दी, हम 5वीं चुनौती की बात भी करते हैं कि शरीर क्या इतनी मेहनत में साथ देगा। प्रशांत किशोर जितनी मेहनत कर रहे हैं, चाहे गर्मी हो चाहे भीषण गर्मी हो, हम और आप ही परिकल्पना करें कि अचानक 1 महीने हमें और आपको कह दिया जाए कि रोज एक नए कमरे में सोना है। अब बिस्तर में खटमल है कि रूम में मक्खी है, बाथरूम साफ है, रोज नए नए कमरे में सोना है। और रोज आपको 200 किलोमीटर 100 किलोमीटर और पता नहीं कब सुबह कब रात कितने लोग मिलने को होंगे, कितने लोग नहीं मिलने के होंगे। क्या यह मेहनत आम आदमी से संभव है? नहीं है। और आज के नेताओं से संभव है कि रोज आप कमरे बदलते रहे, तमाम सुख सुविधाएं आपके पास है, लेकिन रोज कमरा बदल लेना, परिवार दूर, परिवार कहीं और, घिरे रहना किसी और से, लोगों से। तो यह भी एक चुनौती थी कि शरीर को ढालना और अपने को हाँ, फिट रखना। मेहनत है। वो मेहनत तो वो जैसी मेहनत कर रहे हैं वैसे कोई नेता नहीं कर रहा है, ये बात हम लोग कई बार कह चुके हैं। तो ये तमाम ये चुनौतियां थी उनके सामने कि दोनों गठबंधन के बीच एक रास्ता बनाना, पार्टी का संगठन खड़ा करना, कास्ट के बैरियर को पार करना, शारीरिक रूप से इतनी मेहनत करना। और एक और बड़ी चुनौती है ज्ञानेश्वर जी, बहुत बड़ी चुनौती है बिहार के की राजनीति में कि अपना कोई दूसरा एजेंडा, विकास का एजेंडा, बदलाव का एजेंडा बिल्कुल सेट करना, बिहार की जनता को इस बात के लिए कन्विंस करना
कि वोट जाति के इतर भी होता है, जाति छोड़ के भी वोट डाला जाता है, इसके लिए बिहार की जनता को तैयार करना। पहले तो ये इतनी बड़ी चुनौती है, ये बिहार के लोग तो सोच ही नहीं सकते, हमको तो समझ ही नहीं आता है कि क्यों सारी बातें होती हैं, सारी विद्वता है, सारा ज्ञान है, सारा सारा देश दुनिया सब घूमे हुए हैं, लेकिन जब वोट देने की बारी आई तो जात पर वोट देंगे, सिर्फ जात के आधार पर वोट देंगे, धर्म के आधार पर वोट देंगे। तो ये एक बड़ी बाधा थी, एक बड़ी चुनौती थी, और हमको ये कहने में कोई हिचक नहीं है कि इन तमाम चुनौतियों को प्रशांत किशोर ने बड़े कायदे से पार किया है, बड़े कायदे से। उन्होंने दोनों गठबंधनों के बीच अपनी जगह बनाई है। आज अगर चर्चा हो रही है महागठबंधन में, एक महागठबंधन है 110 112 सीटों वाली पार्टी, एक एनडीए है 125 130 सीटों वाली पार्टी, और उसके बीच 0 सीट वाली एक नई पार्टी जिसको अभी चुनाव लड़ना है, उसकी इतनी चर्चा हो रही है। 2 गठबंधनों के बीच एक तो जगह बनाई उन्होंने। अब कोई उनको, उस दिन भी आप कह रहे थे, अब कोई प्रशांत किशोर पांडे नहीं कह रहा है उनको, अब कास्ट की बाधा उन्होंने पार कर ली, अब कास्ट के नाम पर उनको आइडेंटिफाई नहीं किया जा रहा है। और ये कितना बड़ा हडल पार करना है कि आज प्रशांत किशोर के एजेंडे पर तेजस्वी यादव भी चर्चा कर रहे हैं, आज प्रशांत किशोर के एजेंडे पर हर व्यक्ति चर्चा कर रहा है। विकास का जो एजेंडा है, याद कीजिए अजीत जी, जब गांधी मैदान से वो खदेड़े गए, जेल नहीं भेज सका प्रशासन, उन्होंने बिहार सत्याग्रह आश्रम बनाया एलटीसी घाट के आसपास मैरिन ड्राइव पर, तब प्रशांत किशोर ने सबसे पहले चर्चा छेड़ी और चुनौती दी कि नीतीश कुमार की मानसिक स्थिति ठीक नहीं और इसकी जांच होनी चाहिए। और देखिए, यह बात बदलाव यात्रा में भी वह लगातार कर रहे हैं, और जिस तरीके से पिछले दिनों बोर्ड आयोग में सगे संबंधियों की नियुक्ति हुई है, तेजस्वी यादव ने तो यह भी कह दिया कि बिहार दामाद आयोग बन जाना चाहिए। अब कह रहे हैं पति पत्नी के सामंजस्य के लिए पति पत्नी आयोग बन जाना चाहिए। तो प्रशांत किशोर ने जनता के बीच यह स्थापित किया कि यदि नीतीश कुमार फिट होते, क्योंकि प्रशांत किशोर कहते हैं कि 2015 में मैं जब नीतीश कुमार के साथ आया था, तब नीतीश कुमार वैसे नहीं थे जैसे आज हो गए। तो यदि फिट होते, हम और आप भी जानते हैं, तो नीतीश कुमार के फैसले से इतने सगे संबंधियों की नियुक्ति नहीं हो सकती थी। हाँ, बिल्कुल। तो प्रशांत किशोर अपने एजेंडा को प्रूव भी कर रहे हैं कि जो वे कह रहे हैं उसमें सत्यता है। हाँ, ये वो तो नीतीश कुमार जब अपने बेटे को उन्होंने अपनी कभी राजनीति में आगे नहीं बढ़ाया, तो वो दूसरे के बच्चों को इस तरह से थोड़े आगे बढ़ाने देते। वो एक उस लेवल पर उनकी राजनीति अलग ही होती थी, वो नहीं होता। तो ये एजेंडा भी प्रशांत किशोर ने सेट किया। ये एजेंडा भी सबसे पहले जोखिम प्रशांत किशोर ने लिया, ये कहने का कि नीतीश कुमार की मानसिक हालत ठीक नहीं है, नीतीश कुमार अपने मंत्रियों का नाम नहीं ले सकते हैं, उनको पहचानते नहीं है। ये बातें भी उन्होंने ही कहनी शुरू की। ये जो एक राजनीति का एजेंडा होता है, अपोजिशन की इमेज टार्निश करने का या अपोजिशन को पूरी तरह से ध्वस्त करने का, ये उन्होंने ही शुरू किया, ये इस एजेंडे पर। तेजस्वी यादव नहीं बोल रहे थे, क्योंकि तब तो तेजस्वी यादव को ये लोभ था फिर भी कि चाचा कब इधर आ जाएंगे और कब उनके आते उनके सारे हमको सत्ता मिल जाएगी। तो इस लोभ में वो नहीं बोलते थे। अब जब उनको लग गया कि अब नहीं आ रहे हैं, तो फिर उन्होंने ये कहना शुरू किया है। तो ये चाहे विकास की बात करना हो, चाहे पलायन रोकने की बात करनी हो, चाहे रोजगार देने की बात हो, गरीबी बेरोजगारी दूर करने की बात हो, बिहार के चुनाव को इन मुद्दों पर ले आने का श्रेय भी प्रशांत किशोर को जाएगा कि वो बिहार के चुनाव को खींच करके इन मुद्दों पर ले आए हैं कि हर व्यक्ति विकास की बात करे, हर व्यक्ति रोजगार की बात करे, पलायन रोकने की बात करे। कांग्रेस पार्टी ने पलायन रोकने की यात्रा निकाली। भाई, कांग्रेस पार्टी तो ऑफिशियली अब गठबंधन में लटक के सरकार में शामिल हुए, वो अलग बात है, नहीं तो कांग्रेस तो 1990 से सरकार से बाहर है। तो कब उसने पलायन रोकने की बात की? 1990 से 2005 लालू यादव का राज था, सबसे ज्यादा पलायन हुआ, तो कांग्रेस ने कब पलायन रोको यात्रा निकाली? लेकिन कांग्रेस आज पलायन रोको यात्रा निकाल रही है, रोजगार को यात्रा निकाल रही है, तो ये प्रशांत किशोर की देन है। उन्होंने पूरी राजनीति की धारा बदल दी, समूचा पॉलिटिकल डिस्कोर्स बदल दिया, उन्होंने समूचा पॉलिटिकल नैरेटिव बिहार का बदल दिया चुनाव का। ये बहुत बड़ी सफलता है चुनाव के पहले, और इस सफलता पर आगे बहुत बड़ी उनको चुनावी सफलता भी मिल सकती है, क्योंकि एजेंडा जो सेट करता है। देखिए, हम बार बार ज्ञानेश्वर जी आपके साथ बातचीत में हमने कहा है कि चुनाव तो वो जीतता है, राजनीति में तो वो सफल होता है जिसके पास कोई अच्छी कहानी हो सुनाने के लिए। आपके पास क्या कहानी? किसी के पास कोई स्टोरी है क्या सुनाने के लिए? किसी के पास कोई कहानी नहीं है। प्रशांत किशोर जब तक नहीं आए थे, किसी के पास कोई कहानी नहीं। आज प्रशांत किशोर सबसे बेटर स्थिति में है कि वो एक स्टोरी, एक कहानी सुनाए बिहार के लोगों को, जिस तरह से नरेंद्र मोदी 2014 में आकर के उन्होंने कहानी सुनाई थी। तो एक कहानी है उनके पास। आज उनकी कहानियों के पन्ने ले लेकर के सब आदमी सुना रहा है। तो ये उनकी एक बड़ी सफलता है, चुनाव के पहले अपने एजेंडे पर चुनाव को ले आना। उनकी एक दूसरी सफलता, जो हमने कहा पहला हर्डल उन्होंने पार किया, कि उनसे बेटर ऑर्गेनाइजेशन आज के तारीख में किसी ने नहीं बनाया। उन्होंने ऐसे, आपने कहा कि प्रभारी अपॉइंट किए हैं, वो हर जिले प्रखंड में उनका संगठन बना हुआ है,
और वो संगठन पहले बहुत एक्टिव नहीं था, लेकिन जैसे चुनाव नजदीक आ रहा है और जैसे जैसे उन्होंने घूमना शुरू किया है, यात्राएं शुरू की हैं, उन्होंने लोगों तक पहुंचना शुरू किया है, वैसे वैसे वो संगठन जागृत हो गया। अब आपने कहा ना कि लोग अब पैसे खर्च करने को तैयार हैं, तो ये कैसे अचानक तो नहीं हुआ। जो उनका संगठन था वो जागृत हो गया, जो उन्होंने बनाया था अपनी पदयात्रा के समय, आधे बिहार में तो उसी समय उन्होंने बना दिया था, तो अब वो सब जागृत हो गए। उन सबको ये लगने लगा है कि अब ये प्रशांत किशोर का समय आ रहा है। अभी आपने कहा कि वो जमाई आयोग और पति पत्नी आयोग की जो बात कह रहे हैं तेजस्वी यादव, हमको एक तो पहले इसका भी फायदा, अगर इस पर कोई माहौल बनता है तो इसका फायदा तेजस्वी यादव को नहीं मिलेगा, इसका फायदा प्रशांत किशोर को मिलेगा। तेजस्वी यादव इसका लाभ नहीं ले सकते हैं ना भाई। तेजस्वी यादव की तो अपने इतने क्षेत्र हैं कि वो कैसे अफवाह जा करके दूसरे की आलोचना आप करेंगे। उनके यहाँ जैसे आपको दोनों भाई विधायक हैं, भैया दोनों भाई विधायक हैं और बहन इनकी है, सांसद है, और एक और बहन चुनाव लड़ी थी, चुनाव लड़ी थी, नहीं जीत सकी थी। तो अब आप कैसे करेंगे भाई। लालू यादव ने अपने पीए को भी विधायक बनाया, अपने पीए को विधानसभा का टिकट दिया, अपने बॉडीगार्ड को भी बनाया। तो अब आप याद कीजिए, जब डोमिसाइल की बात छिड़ी तो दिलीप जायसवाल ने और बाकी लोगों ने कैसे घेरा तेजस्वी यादव को कि भाई आप डोमिसाइल की बात कर रहे हो और हरियाणा वाले संजय यादव को बिहार से राज्यसभा का सदस्य बना रहे हो। नहीं कर सकते हैं ना भाई। आपने रखा हुआ है, आपने राज्यसभा भेजा हुआ है, और एक आदमी नहीं, दो आदमी हरियाणा के दो लोग राज्यसभा में हैं आपकी पार्टी से, तो आप तो डोमिसाइल पहले वहां लागू करें। तो ना डोमिसाइल का मुद्दा भी अगर बनता है तो उस पर भी बेनिफिशियरी जो होता है वो प्रशांत किशोर होंगे, क्योंकि वो खुल के कर सकते हैं कि डोमिसाइल की बात वो कर सकते हैं। तेजस्वी यादव करेंगे तो लोग उनसे सवाल पूछेंगे, परिवारवाद, दामादवाद, इन सब की बात करेंगे तो लोग उनसे सवाल पूछेंगे। उनसे तो सवाल पूछा ही जाएगा ना कि भाई आपके परिवार में तो खुद ही इतने लोग हैं, और अभी जब टिकट बंटवारा होगा तो सब आदमी देखेगा, वो भी चुनाव लड़ेंगे, तेजस्वी यादव भी लड़ेंगे, तेज प्रताप भी लड़ेंगे, उनकी एक और बहन रोहिणी आचार्य भी विधानसभा का चुनाव लड़ेंगे। बात और भी महत्वपूर्ण है अजीत जी, देखिए कहा जाता है कि प्रशांत किशोर के पास पेड वर्कर्स बहुत है, ठीक है, चलिए मान लेते हैं संगठन खड़ा करना था, उन्होंने यह काम किया, लेकिन हम ऐसे लोगों की जमात भी देखते हैं। देखिए एक आईपीएस ऑफिसर है जिनका इस्तीफा अभी स्वीकृत नहीं हुआ है, 2013 बैच के, लेकिन उन्होंने यह ठान लिया है कि बिहार के बदलाव के लिए वह प्रशांत किशोर के साथ काम करेंगे। लंबे समय से छुट्टी पर है, मैं उनसे मिला भी, मैंने पूछा चुनाव लड़ना है, उन्होंने कहा चुनाव नहीं लड़ना है। मैंने पूछा कोई इंटरव्यू देना है, उन्होंने कहा कोई इंटरव्यू नहीं देना है। तो मैंने पूछा आप कर क्या रहे हैं, तो उन्होंने कहा मैं सुबह 9 बजे से रात के 9 बजे तक प्रशांत किशोर ने जो जिम्मेदारी तय की है, जो रूपरेखा तय की है, उस पर काम कर रहा हूं। प्रशांत किशोर के दफ्तर में आते हैं, एक कुर्सी पर बैठ जाते हैं, सामने लैपटॉप होता है, उस पर काम चल रहा होता है। क्या किसी आईपीएस को जो नौकरी में हो और मात्र 12 साल की नौकरी हो, उसे आप पैसों से खरीद सकते हैं? अमेरिका से एक बिहारी 17 करोड़ रुपए के पैकेज पर वहां काम कर रहा व्यक्ति मल्टीनेशनल कंपनी को छोड़कर चला आया है और प्रशांत किशोर के ऑफिस में काम कर रहा है। क्या प्रशांत किशोर किसी एक व्यक्ति को 17 करोड़ रुपए का पैकेज दे सकते हैं? तो ऐसे लोग भी हैं। बिल्कुल ज्ञानेश्वर जी, देखिए अभी ये बिहार के लोगों के लिए एक नई बात लग रही, पता नहीं क्यों नई बात लग रही है, हमको समझ नहीं आ रहा है, क्योंकि आज पूरे देश में राजनीति बिना पैसे खर्च किए आपको कोई वर्कर नहीं मिलने वाला है। थोड़ी बहुत अगर किसी वैचारिक रुझान के आधार पर या वैचारिक प्रतिबद्धता के आधार पर अगर किसी के पास कार्यकर्ता है तो वो भारतीय जनता पार्टी है, क्योंकि उसके पीछे संघ की एक ताकत है, हिंदुत्व की एक विचारधारा है, जिसकी वजह से कुछ लोग जुड़ते हैं, या कम्युनिस्ट पार्टियां हैं जिनका काडर है, जिनके पास प्रतिबद्ध लोग हैं, जो लोग राजनीति करते हैं। बाकी किसके पास बिना पैसे के आज अगर आरजेडी सत्ता में आई और उसने अपने लोगों को उपकृत नहीं किया, उसके लोगों ने उनसे कमाई नहीं की, तो कौन उनके साथ जुड़ेगा? उनके साथ कोई नहीं रहेगा किसी पार्टी के लिए। आज हर पार्टी के लिए ये जरूरी है कि अपने वर्कर को डायरेक्टली पैसा दे करके उससे काम कराए, या उसको फैसिलिटेट करे कि वो पैसा कमा करके उस पार्टी की मदद करे। इसके अलावा कोई शामिल होने के लिए स्कॉर्पियो में 5वां आदमी सवार नहीं होना चाहता है, नहीं होना चाहता है, पीछे नहीं हो रहा है, नहीं है बिल्कुल। और एक समय की जो बोलेरो गाड़ी थी उस पर चढ़ना लोग अपमानजनक बात मानते हैं कि स्कॉर्पियो कम से कम मिलनी चाहिए, फॉर्च्यूनर मिले तो सबसे अच्छा। बिल्कुल ये रैली में ले आने के लिए स्थितियां हैं, तो इस बिना पैसे खर्च किए कौन पार्टी राजनीति कर रही है, और किस पार्टी का वर्कर जो है वो बिना किसी लालच के काम कर रहा है?
तो इसलिए प्रशांत किशोर ने अगर पार्टी का संगठन शुरुआती बनाने के लिए एक मॉडल लेके, चूंकि वो अमेरिका से सीख करके आए थे बहुत सारी चीजें, तो अमेरिका में तो अभी उन्होंने आईपैक, उनकी संस्था का नाम भी था आईपैक। तो वहां क्या है कि अमेरिका में पैक्स होते हैं, सुपर पैक्स होते हैं, और जो पॉलिटिकल एक्शन कमिटीज होती हैं उनके पास फंड होता है, और उसी फंड से सारे काम होते हैं। वहां यही होता है, वहां हर पार्टी के पास पैक्स और सुपर पैक्स होते हैं। तो संभवतः उसी पर उन्होंने आईपैक अपनी संस्था का नाम भी रखा था, लेकिन वहां इसी तरह से काम होता है। तो वो एक देख के आए थे, एक मॉडल देख करके आए थे। 2014 में क्या हुआ जी? 2014 में क्या हुआ वही जब नरेंद्र मोदी 2012 में, सबसे पहले 2012 में, बिल्कुल जब 2012 चुनाव में हो सबसे पहले, जब 2012 में जब वो गुजरात का चुनाव, नरेंद्र मोदी विधानसभा का चुनाव लड़ रहे थे, उनका तो वो तीसरा चुनाव था उनका, और वो चुनाव में प्रशांत किशोर लड़ा रहे थे विधानसभा का गुजरात चुनाव का। तो उस समय ऐसे ही चुनाव हुआ ना। अमेरिका की एप्को कंपनी थी, ब्रांडिंग के लिए एप्को कंपनी को हायर किया था नरेंद्र मोदी ने। पूरे देश में चाय पे चर्चा, पूरे देश में हाँ, ये सब तो पहली बार देखा था ना, और सब में पैसे तमाम चीजें उसी तरह से कैंपेन प्लान किया गया था। 3D कैंपेन, 3D इमेज से कैंपेन, नेता कहीं और है उसको 3D इमेज से मंच पर खड़ा करा करके कैंपेन कराना, और ये सब चीजें पैसे से होती हैं। आज उस समय जो अपने सैटेलाइट से इमेज ले करके, वीडियोस ले करके, और तमाम एजेंसीज को भेजना, तमाम चैनल्स को भेजना, अपने कैमरे लगवा करके सारा शूट करना, ये सब तो 2014 के चुनाव में हम लोगों ने देखा ही। तो आज क्या तेजस्वी यादव बिना अपने कैमरे के चलते हैं, बिना अपनी टीम के चलते हैं, सब उनकी टीम, सब लोग उसी तरह से अब ब्रांडिंग करने लगे हैं, सब लोग उसी तरह से पीआर करने लगे हैं, सब लोग उसी तरह से राजनीति कर रहे हैं। तो कोई नई बात या कोई चौंकाने वाली बात ये नहीं है। लेकिन उसके बाद जैसा आपने कहा कि बहुत सारे ऐसे लोग जुड़े जिनका कोई लक्ष्य नहीं है, जिनको कोई लालच नहीं है, जिनको टिकट भी नहीं चाहिए है, जिनको राजनीति में शामिल होकर के और कोई पद नहीं लेना है, वो सिर्फ इसलिए कर रहे हैं क्योंकि उनको एक बदलाव चाहिए है। उनके अंदर एक ऊब है, थकान है, उनके अंदर एक व्याकुलता है इस 20 साल के राज के बाद बदलाव की, जो एकदम स्वाभाविक है, एकदम स्वाभाविक है। फिर हम वही कंपैरिजन करते हैं, 2005 में ऐसी ही व्याकुलता थी। उस व्याकुलता के समय थे उनको रामविलास पासवान को फायदा मिला था कि उनको 29 विधायक जीत गए थे, और असेंबली ऐसे हंग हो गई थी कि कोई सरकार नहीं बना पाया। फरवरी 2005 में किसी की सरकार नहीं बनी थी, स्थगित निलंबित रही विधानसभा, और उसके बाद दोबारा चुनाव हुआ। तो वो अभी बदलाव की व्याकुलता थी। आज फिर वैसी बदलाव की व्याकुलता है, और इसमें एक तीसरी ताकत के तौर पर प्रशांत किशोर आए हैं, जो बेटर इक्विप्ड है रामविलास पासवान के मुकाबले। उन्होंने अपनी पार्टी बनाई है, उनके पास 2 साल 2.5 साल का समय था जब उन्होंने सड़कों पर संघर्ष किए, उन्होंने अपनी पार्टी को गांव-गांव तक पहुंचा दिया, अपना नाम गांव-गांव तक पहुंचा दिया। जन सुराज आज लोगों की जुबान पर है, लोग उनके साथ जुड़ रहे हैं, ये उनके पास। और दूसरा जो उनका अपना यूएसपी है, वो यूएसपी है चुनाव लड़ाने की कला का, नारे गढ़ने की कला का, नैरेटिव कंस्ट्रक्ट करने की कला का। मतलब नहीं, आप बताइए अजीत जी, दिल्ली में मुझसे मुलाकात हुई उदय सिंह जी की, जो राष्ट्रीय अध्यक्ष बने हैं। वह क्या है आपको पता ही है। उदय सिंह ने मुझे बताया कि उन्होंने प्रशांत किशोर से कहा कि 120 दिनों की बिहार बदलाव यात्रा है, सभी जिलों में जाना है, अलग अलग जगहों पर जाना है, तो क्यों नहीं 120 दिनों के लिए हेलीकॉप्टर कर ले। तो बड़ा आसान था, जितना संसाधन है इसमें हेलीकॉप्टर ले लेना कौन सी बड़ी बात थी। तो प्रशांत किशोर ने कहा कि नहीं, हेलीकॉप्टर से नहीं जाएंगे, हेलीकॉप्टर से नहीं जाएंगे। हेलीकॉप्टर से गए तो बिहार को समझ नहीं पाएंगे, और लोग कहेंगे कि देखो हेलीकॉप्टर से आया, उड़ा और चला गया। हेलीकॉप्टर देखने के लिए जमा हो रही भीड़ हमें नहीं पसंद है, हमें लोगों से कनेक्ट होना है और बिहार को समझना है। हाँ बिल्कुल। तो ये तो उसी समय एक टैग लग जाता है ना कि हवाई नेता, जैसे तमाम दूसरे हवाई नेता हेलीकॉप्टर से उतरे और आगे बढ़ गए, तो वो उन्होंने नहीं किया। और उन्होंने तो पढ़ा है ना, बार बार वो भी गांधी की बात करते हैं। हम तो खैर बहुत पैशनेट है, बहुत जज्बाती हो जाते हैं गांधी की बात करते हुए। उन्होंने भी तो ऐसे ही घूम करके ट्रेन में 3रे दर्जे में घूम करके और बिहार देश को देखा था महात्मा गांधी ने। जब वो दक्षिण अफ्रीका से आए तो उनके जो राजनीतिक गुरु थे गोपाल कृष्ण गोखले, उन्होंने उनको सलाह दी कि 2 साल पहले देश घूमो। और देश घूमते हुए ही उन्होंने भांप लिया कि इस देश में क्या जरूरत है, इस देश के लोगों की क्या कमजोरी है, इस देश के लोगों की क्या कमी है। वही काम प्रशांत किशोर ने बिहार घूमते हुए देखा है। वो समझ गए हैं, पहले उन्होंने समझा कि बिहार के लोगों की क्या कमी है, तभी उन्होंने ललकारना शुरू किया। गांधी ने समझा था ना कि इस देश की सबसे बड़ी कमजोरी है कि लोग डरते बहुत है, भय बहुत है लोगों में। उन्होंने कहा कि भय निकालो। उन्होंने सत्य और अहिंसा के लिए लोगों को प्रेरित किया कि भय निकालो, भय दूर करो। तो इनके दिमाग में प्रशांत किशोर ने समझा कि यहाँ जातिवाद है जो सबसे बड़ा खतरा है। इस बिहार प्रदेश के पिछड़ेपन का सबसे बड़ा कारण जातिवाद और जाति की राजनीति है। उन्होंने कहा कि जाति को तोड़ करके और अपने बच्चों के लिए, अपने बच्चों के भविष्य के लिए राजनीति करिए। आप याद करिए, जब उन्होंने पैदल चलना शुरू किया था तो सबसे पहले उनका आज भी यही मुद्दा है, आज इस बात को सबसे ज्यादा हाईलाइट करते हैं वो
तब भी करते थे कि जाति नहीं छोड़िएगा, आप धर्म नहीं छोड़िएगा, आप उम्मीदवार की जाति देख करके वोट दीजिएगा, तो ऐसे ही बज बजाते नाले के बीच में रहिएगा, आपके बच्चे 10,000, 8,000, 12,000 की नौकरी के लिए सूरत और मुंबई जाते रहेंगे और आपका जीवन ऐसे ही बीत जाएगा। ये बात अब लोगों को समझ में आ गई। आपने सूरत और मुंबई की बात कर दिया जी। मुझे देखिए, दिल्ली में बक्सर के कुछ लोग मिले, बक्सर और सासाराम के जो सीमावर्ती इलाके हैं उत्तर प्रदेश के, बहुत परेशान कि उनके गांव की महिलाएं, सवर्ण जातियों की महिलाएं शराब सप्लाई की चेन में शामिल हो चुकी हैं। मतलब भूमियार, राजपूत, ब्राह्मण और दबंग जातियों में यादव जाति की महिलाएं भी, जिनके पति कहीं दूर किसी शहर में, दिल्ली में, बेंगलोर में गार्ड की नौकरी कर रहे हैं, सेल्समैन की नौकरी कर रहे हैं, 10,000, 15,000 रुपए कमा रहे हैं। यहाँ महिलाएं दिन भर में 10 शराब की बोतलें यहाँ से वहां पहुंचा दे रही है, शराब सिंडिकेट का हिस्सा बन गई हैं और 2,000 रुपए कमा ले रही। सोचिए, मुद्दे तो है ना, मुद्दे तो है। बिल्कुल, कितना बड़ा मुद्दा है ये, कितना बड़ा मुद्दा है। अब इस तरह इसके बाद अगर इस तरह की कमाई के आधार पर आगे की जनरेशन अगर हमारी आती है तो वो क्या सीखेगी और वो क्या करेगी? अल्टीमेटली उसको घर की महिलाओं से ही तो सारी चीजें लोग सीखते हैं। मातृभाषा जो होती है वो तो माता की भाषा ही होती है ना। हम लोगों ने, सब लोगों ने वही बात सीखते हैं, जो माता सिखाती है वही करते हैं। अगर ये संस्कार आ रहे हैं बिहार में तो ये कितने शर्म की बात है। ये तो एक बड़ी चुनौती आपने नई एक बताई, जो बड़ा एक मतलब खराब लगने वाली बात है। तो प्रशांत किशोर के पास अभी आज की तारीख में सबसे जो बेटर पोजीशन पॉलिटिशियन है आज की तारीख में, वो प्रशांत किशोर है। नतीजों की हम लोग बात नहीं कर रहे हैं, नतीजे भी उनके खराब नहीं होंगे ज्ञानेश्वर जी। हमारा अपना, जहां तक हमारा फर्म बिलीफ है हमारा, चिराग पासवान उतने इक्विप्ड नहीं थे तो 5.6%, 5.66% उनको वोट आया था। और प्रशांत किशोर 4 सीटों पर बाई इलेक्शन लड़े हैं तो उनको 10% वोट आया। वो 10% वोट जो है वो तो उनका अपना है, उनके कैंडिडेट का है, उनका अपना वोट है। जब आम चुनाव होगा विधानसभा का तो वो जो 20% वोट होता है, जो हम बार बार कहते हैं अन्य को जाता है, 20 से 22% वोट होता है जो अन्य को जाता है। वो वोट पिछली बार भी हम लोगों ने जोड़ के बताया था ना कि 9% गया वोट निर्दलियों को, 5.6% गया चिराग पासवान को, 3.5% गया उपेंद्र कुशवाहा, ओवैसी और बसपा के अलायंस को, 2-2.5% गया नोटा को। तो ये सारा वोट जो है, इस पर दूसरे लोगों के लिए गुंजाइश नहीं है। इस बार एक तीसरी ताकत है तो अन्य के वोट का बड़ा हिस्सा प्रशांत किशोर के साथ जाएगा। और उसके अलावा जो आपने कहा कि जो आपको लोग मिले जो दोनों से उबे हुए हैं, प्रशांत किशोर के साथ जाने को तैयार इसलिए है क्योंकि उनको एनडीए की राजनीति भी अब रास नहीं आ रही है, नीतीश कुमार के कामकाज से भी उबे हुए हैं और लालू यादव के साथ भी उनको नहीं जाना है। इस पर हम लोग पहले भी एक बार चर्चा कर चुके हैं कि नीतीश कुमार की खराब सेहत और उनके सूर्य अस्त होने की जो धारणा बनी है, उससे उनके समर्थकों का एक बड़ा हिस्सा प्रशांत किशोर की ओर जाएगा, क्योंकि वो एंटी लालू एक पोलराइजेशन में शुरू से नीतीश कुमार के साथ रहा है, तो वो अब नीतीश कुमार को छोड़ के वापस लालू के पास तो नहीं जा सकता है, आरजेडी के पास तो नहीं जा सकता है, तो वो प्रशांत किशोर के साथ जाएगा। और जो दूसरा एक वोट हम लोग मान रहे हैं कि आरजेडी के साथ जो जुड़ने की जो वोट की बात हो रही है, जो कांग्रेस की वजह से और उत्तर मान लीजिए मुकेश सहनी को बात, कांग्रेस की वजह से जो वोट जाने की संभावना थी, कांग्रेस के साथ होने की वजह से, उसके फॉरवर्ड वोट के साथ होने की, उसका भी एक बड़ा हिस्सा प्रशांत किशोर के साथ जाएगा। वो भले अब ये चीजें सेटल हो गई हैं, कोई उनकी जाति नहीं उठा रहा है, जाति की बात नहीं उठा रहा है, लेकिन सीपीआई एमएल को छोड़ दें तो दूसरे किसी जाति का नेता नहीं है, अगड़ी जाति का वो प्रशांत किशोर ही है। तो इसलिए जाति की बात आपने कही अजीत जी, कल हमने कांग्रेस पर एक खबर की थी, इसके बाद एक बड़े कांग्रेसी नेता ने मुझे फोन किया, जुबान बहुत मीठी थी, लेकिन मुझे बार बार भूमियार कहकर कह रहे थे कि भाई ऐसा है कि आप भूमिहार लोग, समझे ना। तो अब हम क्या उनको कहते और क्या, मैं उनकी बातें सुनता गया। मैंने कहा जब आप पटना आएंगे तो आपकी बातों को भी हम बिल्कुल जैसा आप सोच रहे हैं वैसा ही सामने रखेंगे, लेकिन उनकी पीड़ा, अब देखिए, अब ऐसी पीड़ा को तो हम खत्म नहीं कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, क्या ना। ये तो ऐसी ग्रंथि है, इतनी गहरी है ये ग्रंथि कि वो बिना उसके, देखिए आप तो ज्ञानेश्वर लिखते हैं, ज्ञानेश्वर बादशाह लिखते हैं, लोगों ने आपकी जाति खोजी, लोग जाति खोज ही लेते हैं, सही गलत जैसा भी खोजा लोग जाति खोज लेते हैं। भाई हमारे नाम में तो टाइटल लगा हुआ है, हमको तो किसी अलग से कुछ कहने की जरूरत नहीं है। बिल्कुल। तो इसी आधार पर लोग जज करते हैं, हम आप क्या कह रहे हैं, क्या मेरिट है हमारी बातों का, इस पर तो बाद में आते हैं। जो आदमी सुनता है थोड़ा गंभीर है वो उस पर पहुंचता है, उसको मेरिट के आधार पर जज करता है। प्रशांत किशोर को भी इसी तरह से लोगों ने खारिज करने की कोशिश की थी ना कि पांडे हैं। आप प्रशांत किशोर के जीवन के सारे किए धरे, उनकी सारी उपलब्धियों को,
जो उन्होंने अमेरिका में हासिल की, जो उन्होंने गुजरात में हासिल किया, जो तमिलनाडु और तेलंगाना में हासिल किया, जो बंगाल, दिल्ली और आंध्र प्रदेश में हासिल किया, उन सबको आपने एक पांडे टाइटल में समेट दिया था। बिल्कुल बिल्कुल। ये तो बिहार की विडंबना है। इसी विडंबना से तो निकाल रहे हैं प्रशांत किशोर। तो इस निकालने में, इसमें अगर वो कामयाब होते हैं तो ये उनकी जीत नहीं होगी, ये समूचे बिहार की जीत होगी, 13 करोड़ लोगों की जीत होगी, अगर वो इस मानसिकता से निकाल देते हैं लोगों को। और हमने अभी जो हम लोग वोट जोड़ रहे थे ज्ञानेश्वर जी, 20-22% अन्य, उसके सबसे बड़े दावेदार प्रशांत किशोर हैं। एंटी लालू यादव वोट, एंटी आरजेडी वोट जो नीतीश कुमार के साथ एकजुट हुआ था, नीतीश के नहीं रहने पर, नहीं अलग मतलब राजनीति से हाशिए में जाने पर अगर टूटता है, तो उसके भी बड़े दावेदार प्रशांत किशोर है। तो प्रशांत किशोर को हल्के में नहीं लेना है किसी भी पार्टी को। ये अब इस नहीं ले रहे हैं लोग, आरजेडी और जेडीयू बीजेपी सब समझ गए प्रशांत किशोर को। ये जो भीड़ देख रहे हैं सभाओं में, लोग भीड़ देख रहे हैं स्वतः स्फूर्त, इसके बाद से सबको लग रहा है, सबको इस बात की चिंता हो गई है कि प्रशांत किशोर डैमेज करेंगे। अभी डैमेज करेंगे की स्थिति में है, अगले 1 महीने के बाद प्रशांत किशोर दावेदार होंगे, उसके अगले में तो वो लड़ाई में होंगे, हम लोग देखेंगे सब लोग। अभी हर महीने कैसे बदलता है। हमको याद आ रही है उनकी वो बात जो आपने कई बार उस समय ध्यान दिलाया था, आप ही को कहा था प्रशांत किशोर ने कि 2 अक्टूबर के बाद देखिएगा चारों तरफ जनसुराज दिखाई देगा। अभी फिर ये 2 अक्टूबर आने दीजिए, जनसुराज लड़ाई में होगी एकदम, और इतनी मजबूती से चुनाव लड़ेगा जनसुराज कि तमाम पार्टियों के पसीने छूट जाएंगे। तो हो गया ना कि हर विधानसभा क्षेत्र में यह पूछा जा रहा है कि जनसुराज का उम्मीदवार कौन होगा, कौन है? हाँ हो गया ना, यह बात तो हो गई ना। चिंता हो गई। तो देखिए बिल्कुल, तो प्रशांत किशोर की राजनीति और प्रशांत किशोर की चाल हर महीने बदलती हुई दिखाई पड़ेगी, लेकिन मुकाम तक कहां पहुंचेंगे यह देखने की बात होगी। हमने पहले ही कहा कि सीटें 0 से 5 मिलेगी, 0 से 10 मिलेगी, 0 से 20 मिलेगी, कि आगे जाएंगे या बिल्कुल ही हिट विकेट हो जाएंगे, यह देखने की बात होगी। सब कुछ बताएंगे, चाहे आप मुझे भूमिहार समझे, चाहे आप मुझे रविदास समझे, चाहे मुझे कायस्थ समझे, चाहे ब्राह्मण समझे, लेकिन बताएंगे जरूर। देखते रहिएगा लाइव सीरीज को। यदि अब तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल लाइव सीरीज को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लीजिएगा, और यदि इस वीडियो को आप फेसबुक पेज के माध्यम से देख रहे हैं तो पेज को लाइक कीजिएगा। हैंडल एक्स पर भी हमें फॉलो कीजिए। धन्यवाद।